हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस 21वीं कड़ी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की प्रमेय। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं सीधे गॉस की प्रमेय पे। आज का जो हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। इसको हम लोग बोलते हैं गॉस की प्रमेय। क्या बोलते हैं? गॉस कहो या गाउस कहो, गॉस की प्रमेय। तो कोई ये प्रमेय आपकी कैसे आती है बोर्ड एग्जाम में? ये प्रमेय जब भी आती है किसी डेरिवेशन के साथ आती है। इसका दो एप्लीकेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रमेय काम की है। एक नंबर में तो बहुत आई हुई है, सत्यापन करने के लिए आती है तो 3 नंबर कवर लेके जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। क्लियर? आई थिंक आवाज़ आपको मोटी लग रही होगी क्योंकि गला थोड़ा सा आई थिंक ठीक नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। कि ये प्रमेय क्या है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? पहली बात तो ये प्रमेय जो गाउस ने बनाई है केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती। खुला पृष्ठ है तो उसके लिए प्रमेय लागू नहीं होती। तो यह प्रमेय क्या है? पहली बात इसकी जो रहेगी, यह प्रमेय क्या है? बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। हालांकि ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे लिमिटेशन में। किसके? गॉस थ्योरम के लिमिटेशन में। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट इसका बताते हैं। इसका स्टेटमेंट है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मैंने पिछली क्लास में बता रखा है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई कह सकते हो। ठीक है, फाई ई उसमें उपस्थित कुल आवेश का, उसमें उपस्थित कुल आवेश को लिखेंगे क्यू इन। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इस तरह कह सकते हैं, या निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होता है। ठीक है, के अनुपात के बराबर होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का यानी क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यही आपकी क्या है? गॉस की प्रमेय। यही आपकी क्या है? गॉस की प्रमेय कही जाती है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉस की प्रमेय। देखो ये प्रमेय है, रूल है एक, तो उसको आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, ये और ये लिखते कैसे हम इसको? देखो फाई बराबर होता है, फाई ई बराबर होता है। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, एक बंद पृष्ठ ले लेते, कोई सी भी, उसकी आकृति क्या हो, किसी भी तरीके से ले सकते हो, बंद पृष्ठ होनी चाहिए बस। मान लो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, इसमें Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश, Q4 आवेश, इस तरह से क्या है, बहुत सारे आवेश क्या हैं इसमें रखे हुए हैं। इन सभी आवेशों का योग और बटे एप्सिलॉन नॉट, वही आपकी क्या है? गॉस की प्रमेय। इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। बटे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश कितना, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन, इस तरह से बहुत सारे आवेश हैं, उन सभी आवेशों का योग बटे एप्सिलॉन नॉट ही आपकी क्या कहलाती है, गॉस की प्रमेय। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इन। क्यू इन का मतलब हो गया ये कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर की बात है, किसी बंद पृष्ठ के क्या है, अंदर की बात। ये हो जाएगी आपकी गॉस की प्रमेय। या इसको दूसरे तरीके से ये इस तरह से लिखते हैं कि जो गॉस की प्रमेय है, ये फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और इसके खुद के बराबर क्या होता है, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये वाली बात है। ये थोड़ा सा छोटा लिखेंगे एन को, ठीक है। ये ये क्या है, फ्लक्स ही है। ये जो मैंने क्लोज लगा दिया है, क्लोज, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, बंद समाकलन। बंद इसलिए बीच में गोल लगा दिया है, लूप लगा दिया है, क्योंकि यह प्रमेय क्या है, केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होती, इसीलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो जब भी कभी लिखने के लिए आए तो आप ये लिख दें और डायरेक्टली ये लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक नंबर फिक्स्ड है, ठीक है। या फिर कभी बोर्ड एग्जाम में आए आप ये भी लिख देते हैं, तब भी एक नंबर आपको मिल ही जाता है, आधा नंबर किसी को नहीं मिलता, पूरा पूरा मिलता है, ठीक है। लेकिन जब भी आता है गॉस की प्रमेय आपको लिखना ही पड़ेगा। अब इसमें हम इसकी गॉस की प्रमेय का लिमिटेशन देखेंगे, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि गॉस के प्रमेय में ये फार्मूला कैसे आया। क्लियर। तो हम लोग लगाएंगे हेडिंग गॉस की प्रमेय की सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। गॉस की प्रमेय की सीमाएं, पहली है, देखो हर जगह ये प्रमेय नहीं लगाना है, ठीक है। तो पहली इसकी सीमा ये है, पहली सीमा इसकी ये है कि यह प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। इस बंद पृष्ठ को ही बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। तो यह प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। क्लियर। इस बंद पृष्ठ को, इस बंद पृष्ठ को, इस बंद पृष्ठ को गॉसियन 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 पृष्ठ कहते हैं, या गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हो, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ये पहली बात है, ठीक है। प्रमेय क्या बंद पृष्ठ के लिए लागू होगी, इसी जो बंद पृष्ठ है इसी को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। इसकी एक सीमा है। दूसरी बात ये है इसकी, दूसरी बात क्या है कि यह प्रमेय बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती। दूसरी बात है यह प्रमेय बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है।
यह प्रमेय क्या है, बंद पृष्ठ के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करती। इसका मतलब यह है इसकी आकृति किसी भी तरीके से हो सकती है, कैसे भी हो। ये अगर यहाँ पर कोई आवेश है क्यों, तो इसका जो क्या होता है सूत्र होगा, फाई फ्लक्स जो होगा वो क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, इसका पृष्ठ चाहे गोली रहे, यहाँ पर कोई आवेश रखा रहे, तो इसमें भी फ्लक्स क्या होगा, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। ई यहाँ ई लिख देने से क्या है कि वैद्युत का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो ये प्रमेय है बंद पृष्ठ की आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करता, यानी इसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करेगा इसकी आकृति क्या है, कैसी है। बस एक स्वेच्छ आकृति होनी चाहिए, वो भी बंद आकृति होनी चाहिए। क्लियर, तो ये दो चीज़ें हैं। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम तीसरी बात इधर आपको बताते हैं। ठीक है, आई थिंक डस्टर ये है, इस बात को मेटते हैं। देखो, हम तीसरी बात इसकी इधर बताते हैं आपको। ये तीसरी बात ये है कि यह प्रमेय, तीसरी बात ये है कि यह प्रमेय बंद पृष्ठ के आकृति एवं आकार पर निर्भर नहीं करती है। तो दूसरी बात हो गई, यह प्रमेय बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति और गति पर निर्भर नहीं करती। तीसरी बात है, यह प्रमेय बंद पृष्ठ के भीतर आवेश की स्थिति एवं गति पर निर्भर नहीं करती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कि यह प्रमेय क्या है, अगर कोई पृष्ठ है उसके भीतर आवेश की स्थिति कहाँ है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी। चाहे उसकी स्थिति केंद्र पर रहे, चाहे केंद्र पे ना रहे, उसमें चाहे आवेश चलता रहे, तब भी हर जगह जो प्रमेय है यही होगी। जैसे आप देखें यहाँ पर एक पृष्ठ है, इसमें आवेश की स्थिति यहाँ पर है, क्यों, एक आवेश यहाँ है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्यों बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अगर दूसरी स्थिति में क्या है, आवेश यहाँ सेंटर पे हो या कहीं भी हो, मैंने कह रहा कि यह प्रमेय बंद पृष्ठ के भीतर, एक मिनट, तो यह प्रमेय बंद पृष्ठ यहाँ लिख देना है भाई, बंद पृष्ठ के भीतर आवेश की स्थिति एवं गति पर निर्भर नहीं करता। आवेश इस बंद पृष्ठ के अंदर कहीं पर हो, जो फ्लक्स का मान है वो हर जगह यही होगा। ठीक है, अब चाहे आवेश चाहे सेंटर पे हो, चाहे जहाँ हो, चाहे जिस पॉइंट पे हो, चाहे आवेश इसी में गति करता रहे। ठीक है, तो हर जगह जो आपका ये फ्लक्स है, यानी कि फ्लक्स का मान क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। चाहे आवेश गतिमान हो और चाहे किसी भी स्थिति में हो, तो हर जगह क्या है, ये प्रमेय लागू होगी और इसके स्थिति और भीतर स्थिति और गति पर निर्भर नहीं करेगा। तो हर जगह आवेश की जो गॉस की प्रमेय है सेम होगी, क्या, क्यों बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसका एक चौथा पॉइंट है, यह प्रमेय वायु एवं निर्वात एवं माध्यम दोनों के लिए लागू होती। चौथी बात क्या है, ये आप लिख सकते हैं, नॉर्मल चीज़ है, जो मेन चीज़ें हैं आपकी ये हैं। चौथी बात ये है, यह प्रमेय क्या है, वायु एवं निर्वात तथा माध्यम दोनों के लिए लागू होती है। चौथी बात है। पांचवी बात, एक और बात ऐसी बता दे रहा हूँ, है ना, यह प्रमेय
उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है, यह प्रमेय उन्हीं क्षेत्रों में लागू होती है जिसमें कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन किया जाता है। क्लियर? तो ये भी आप लिख सकते हो। हम आपको बताने में इंटरेस्टेड हैं छठवीं बात। छठवीं बात क्या है सुनिएगा। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव बंद पृष्ठ के अंदर है, यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव बंद पृष्ठ के अंदर है तो उसमें से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो होता है 0। ठीक है, ये केस मैं एक बता दे रहा हूं यहां से। किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव, किसी बंद पृष्ठ के भीतर उपस्थित विद्युत द्विध्रुव पर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। हालांकि देखो जो मैंने 3 पॉइंट बताए ये आपके ज़्यादा काम के। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर इसके चित्र को हम यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, उसके भीतर एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक माइनस क्यों है, एक प्लस क्यों है। ठीक है, अब इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो पहले से यहाँ अगर हम आवेश निकालें तो देखो इन आवेशों का योग जैसे बताया था अभी, प्लस माइनस प्लस, तो टोटल जो आवेश आ गया वो कितना आ गया, 0, है ना। तो हम जानते हैं कि फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये यहाँ पे आवेश कितना है, 0, एप्सिलॉन नॉट से भाग लगाएंगे तो फ्लक्स का कितना हो जाएगा, 0। तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसमें फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि आवेश क्या है उसमें 0 है, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस उतने अपने एक दूसरे को मार देगा। तो ये यहाँ से आवेश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यू इन, यानी इसको हम क्यू इन लिख सकते हैं, ये आपका क्यू इन के बराबर है। तो यहाँ पे जो आपका क्यू इन है वो कितना आ जाएगा, 0 है। ठीक है, यहाँ क्यू इन कितना है, 0 है। 0 रखने पर पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू क्लियर। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे गॉस की प्रमेय का सत्यापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको मेटते हैं फिर देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग देखेंगे अब डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय का सत्यापन। क्या देखेंगे, गॉस की प्रमेय का सत्यापन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या है, एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है। तो सबसे पहला काम हम एक क्या बनाएंगे, एक बंद पृष्ठ। हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है। वो बंद पृष्ठ आप किसी भी आकृति का ले सकते हो, लेकिन एक स्वेच्छ आकृति होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कैसे भी हो, मैंने क्या लिया, गोलाकार ले लिया। ठीक है, अब मान लेते हैं इसके सेंटर पर यहाँ पर प्लस क्यों आवेश रखा है ना। इस आवेश और यहाँ, इस आवेश और यहाँ पर एक पॉइंट है P तक की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, इस छोटे से पार्ट में हम निकालना चाहते हैं, इस छोटे से पार्ट में हम निकालना चाहते हैं फ्लक्सों की संख्या। तो इस छोटे से पार्ट का अगर फ्लक्सों की संख्या निकाल लेते हैं, उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे पार्ट का क्या हो जाएगा, फ्लक्सों की संख्या निकल आएगी। तो इस चीज़ को हम इससे मिला देते हैं,
है ना, इस चीज को इससे मिला देते हैं। यहाँ पर एक क्या बना, निर्माण हुआ किसका, एक शंकु का। अब यहाँ प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है वो दूर होती है, वो ये है। और जो इसका क्षेत्रफल सदिश है इसके लंबवत होगा थीटा एंगल बनाते हुए। इस छोटे से पार्ट का जो क्षेत्रफल है वो मैंने मान लिया डी ए, डी ए। इस पूरे का एरिया क्या है, ए मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पे जो गोले के केंद्र पर जो बना कोण है उसको बोलते हैं डी ओमेगा। डी ओमेगा का मतलब है घन कोण, ठीक है। क्या होता है, घन कोण है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इस छोटे से पार्ट में कितनी वैद्युत फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। छोटे से पार्ट में कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी फ्लक्स निकल रहा है। और फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला मैंने बताया है, फाई बराबर ई डॉट ए या ई डॉट डी ए। तो छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटा सा फ्लक्स निकलेगा। छोटे से फ्लक्स के लिए क्या लगा देते हैं, उसके आगे डी फाई। क्या निकालेंगे, डी फाई। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्पांश, यहाँ पर ओ है, ओ से पी तक की दूरी स्मॉल आर है, ठीक है। तो अल्पांश आवेश के कारण विद्युत फ्लक्सों की संख्या। तो विद्युत फ्लक्सों की संख्या क्या निकालने का मैंने फार्मूला बताया, फाई बराबर ई डॉट ए, वेक्टर ई डॉट ए। लेकिन यहाँ से छोटे से पार्ट में निकाल रहा हूँ तो छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए, छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है, ठीक है। छोटे से पार्ट का क्या है, क्षेत्रफल। अब हम क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी ए बराबर क्या, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो ई डी ए कॉस थीटा, थीटा क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का क्या है, कोण है। थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का क्या है, कोण है, ठीक है। तो डी फाई बराबर कहेंगे, अब यहाँ पर ओ से पी तक की दूरी क्या है, स्मॉल आर है। तो इस पी बिंदु पर या किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, बता रखा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्या है, 1/4πε0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बराबर लिख दे सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी फाई ई बराबर के क्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस चीज़ को आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा। ये क्या है, डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या है, ये क्या है, आपका घन कोण है। ये क्या है, आपका घन कोण है। तो देखो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, घन कोण। अब यहाँ पे डी ए और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो इसलिए क्या हो गया है, कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट के रूप में निकला हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये होती है घन कोण। क्या होती है, घन कोण। घन कोण को हम क्या लिखते हैं, डी ओमेगा से। इस छोटे से पार्ट का फ्लक्स निकाला हूँ, छोटा सा फ्लक्स निकाला हूँ, इस छोटे से पार्ट का जो घन कोण है वो डी ओमेगा होता है। ये डी ए कास थीटा बाई आर स्क्वायर ये होता है डी ओमेगा। अगर मैं इतने से पार्ट का निकाल लूँगा, अगर मैं पूरे पार्ट का निकालना चाहता हूँ तो क्या कर दूंगा, उसका समाकलन। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा डी फाई के क्यू, ये हो जाएगा आपका इंटू ये क्या है,
डी ओमेगा है, ये क्या है, छोटे से पार्ट का क्या है, घन कोण। घन कोण होता है किसी गोले के केंद्र पर बना कोण ही क्या होता है, घन कोण आपका कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी देखो, अब यहाँ पे अगर हम इसके मान को और बढ़ाएं, देखो ये क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। यहाँ पे हम लिखेंगे 4πr²। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4π। कास जीरो का मान है, अगर कास जीरो, अगर इनकी दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो, तो कास जीरो का मान 1, तो ओवरऑल क्या बचेगा, 4π। तो किसी गोले के संपूर्ण घन कोण पूछा जाए तो वो होता है 4π। अब यहाँ पे देखो ये ओमेगा है गया, तो दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। अब ये छोटे डी ओमेगा क्या है, छोटे से पार्ट का क्या है, घन कोण है। अब ये पूरे पार्ट का घन कोण होगा, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल, इंटीग्रल का लगा दिया मैंने, पूरे पार्ट का हो जाएगा घन कोण। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, एक एक का डी के सापेक्ष करेंगे, डी फाई के सापेक्ष, तो इसका हो जाएगा फाई, ये हो जाएगा के क्यू आर। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, तो छोटे से पार्ट का मैंने अभी बताया, देखो ये चीज होता है, डी ओमेगा बराबर होता है आपका DA/r², है ना। यहाँ पे कास थीटा को 0 ले लिया, कास थीटा 0 मान 1 हो गया। तो ये अगर हम, ये तो हो गया छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल है, छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल। अगर हम पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो इसको करते डी ओमेगा हो जाता है, ये ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कह सकते हैं इस तरह से, छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल कितना है, DA/r², तो बड़े वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी ओमेगा। अब छोटे से पार्ट का भाई इसका, अब इसके बराबर क्या है आपका, इसके बराबर क्या है, DA/r²। लेकिन बड़े से पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr² बटे क्या होगा, r² से r² कट गया, कितना बचा, 4π। तो इस छोटे से पार्ट का जो घन कोण है, इन पूरे संपूर्ण पृष्ठ का घन कोण कितना है, 4π। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे 4π। आपको सिर्फ देखो ये बात याद रखना, कहीं यूज नहीं है, किसी संपूर्ण घन जो है, किसी संपूर्ण गोले का घन जो है, घन कोण होता है 4π। ठीक है, छोटे से पार्ट का होता है DA/r²। संपूर्ण पृष्ठ का पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 4π। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसके k का मान रख दो, 1/4πε0 होता है, इंटू क्या हो जाएगा q, और इंटू क्या है 4π। 4π से 4π क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आप यहाँ देखें, इस चीज़ को यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फाई बराबर q/ε0। यही आपकी गॉस की प्रमेय है जो प्रूफ हो गई। गॉस की प्रमेय जो फ्लक्स का मान है वो त्रिज्या पे निर्भर नहीं करता, यहाँ पे त्रिज्या है ही नहीं। आपको ये छोटी सी बात याद रखना है, छोटे से पार्ट का जो घन कोण होता है DA/r²। ठीक है, बड़े से पार्ट का इसका करना है तो इसका हम क्या करेंगे, छोटे से पार्ट का क्षेत्रफल A है, DA है, बड़े से पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा, A। तो ये कैसा है, गोल, तो गोले का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे DA के स्थान पे 4πr², संपूर्ण क्षेत्रफल है ना। तो r² से r² कट जाएगा तो 4π आ जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि पूरे संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्र घन कोण है वो कितना होता है, 4π। आपको सिर्फ ये इतनी बात याद रखना है इसके लिए। ठीक है, ये प्रमेय प्रूफ हो जाएगी। ठीक, ये प्रमेय आपकी क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। अब इसमें एक केस, ये प्रमेय तो आपकी इतनी छोटी से प्रूफ हो जाएगी, है ना, अगर, है ना। अब इसमें हम एक छोटा सा पार्ट और करते हैं, यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो क्या गॉस की प्रमेय इस पर लागू होगी कि नहीं लागू होगी, कि फ्लक्सों की संख्या शून्य होगी कि नहीं शून्य होगी। भाई आपको पता है कि गॉस की जो प्रमेय है बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश पर लागू होती है, वो ये मान निकलता है फ्लक्स का। अब हम लेते हैं एक जो है बंद पृष्ठ के बाहर किसी आवेश को लेते हैं, उस पर हम फ्लक्सों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम मेड दे रहे हैं
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका एक केस हम करते हैं। है हमारे पास, यदि बिंदु आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो, मान लो कोई आवेश जो अभी पृष्ठ के अंदर था बाहर स्थित हो, तब देखते हैं फ्लक्सों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तब यहाँ पे गॉस की प्रमेय लागू होती है कि नहीं होती है, उसको हम देख भी लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक पृष्ठ है, ठीक, यहाँ पर कोई आवेश है, प्लस आवेश, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं यूं गई और यूं गई, एक ये निकल गई और एक यहाँ से निकल गई, ठीक है। तो इसके यहाँ पर देखो, एक बार जब यहाँ प्रवेश की तो एक पृष्ठ ये यहाँ बना रही है और एक पृष्ठ ये यहाँ बना रही है ना। तो यहाँ अंदर की ओर जा रही है, ठीक है। तो ये क्षेत्र DA1 ले लिए, इसका क्षेत्रफल क्या लिए, DA2। ये ऐसे गई, ये ऐसे गई। देखो हमने बता रखा है कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के अंदर अगर लंबवत प्रवेश कर रही हैं, है ना, या पृष्ठ की ओर जा रही हैं, तो वो कैसे होती है, ऋणात्मक ले जाती हैं। जो पृष्ठ से बाहर निकलती हैं उसको कैसे लिया जाता है, धनात्मक। तो दो केस है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि DA1 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई। अभी अपने निकाला था हमने डी फाई, या टी फाई लिख दो, T51 कितना निकाला था भाई, KQ इंटू इंटीग्रेशन, या फिर सिर्फ डी ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो, डी ओमेगा। अभी अभी निकाला था, है ना, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था, निकाला था, ठीक है। या इसको कह सकते हो क्लोज इंटीग्रल लिख सकते हो, ठीक है। इसको फाई 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी देखो डी फाई KQ डी ओमेगा, ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल, यानी कि क्या इस छोटे से पार्ट के लिए है। इसी तरह से, और ये कैसे होगी, माइनस, क्यों माइनस होगी, ये पृष्ठ के लंबवत आ रही है, तो पृष्ठ पर आने वाली रेखाओं को, वैद्युत बल रेखाओं को कैसे लिया जाता है, ऋणात्मक। जो पृष्ठ से जाती हैं उसको लंबवत, उसको कैसे लिया जाता है, धनात्मक। इसी प्रकार से DA2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा क्या, फाई 2 लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का KQ इंटीग्रेशन क्लोजिंग टू डी ओमेगा। क्यों, देखो इस पृष्ठ से क्या हो रहा है, निकल रही है, तो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं को कैसे लिया जाता है, फ्लक्सों की संख्या कैसे लिया जाता है, धनात्मक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस पृष्ठ का फ्लक्स निकला है और इस पृष्ठ का, जितनी वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ पर गई वो ऋणात्मक है, जितनी निकल रही है वो कितनी है, धनात्मक है। तो टोटल विद्युत फ्लक्स कितना हुआ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई कह सकते हैं, फाई कुल लिख सकते हो, बराबर क्या होगा, फाई 1 प्लस फाई 2। फाई 1 का मान कितना है, माइनस KQ इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ओमेगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, KQ इंटीग्रेशन डी ओमेगा, ये से ये पूरा कट जाएगा। तो फाई कुल कितना आ गया, 0। फाई कुल कितना आ गया आपका, 0। तो कह सकते हैं
कि किसी बंद पृष्ठ के बाहर अगर कोई आवेश रखा है तो उसमें से जो गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। अर्थात यह कह सकते हैं कि अगर कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर रखा है तो उस पर गॉस की प्रमेय अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर। तो वो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आना ही आना है इसको, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।